नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुड़िया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन पॉलिटिकल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, जो मैं आज आपको पॉलिटिकल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पॉलिटिकल के जो क्वेश्चन हैं ये बार बार पूछे जाते हैं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। तो दोस्तों, आज के पॉलिटिकल जो क्वेश्चन हैं उनकी शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, जीत निश्चित हो कायर भी लड़ सकते हैं। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वह कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर तो वह कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉलिटिकल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है? तो किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्राक्कलन समिति। तो जो प्राक्कलन समिति है इसे स्थायी मितव्ययिता समिति के नाम से जाना जाता है। और जो प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसद समिति है। प्राक्कलन समिति है ये सबसे बड़ी संसद समिति है और इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। और जो प्राक्कलन समिति है इसमें सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और बात करें प्राक्कलन समिति की, तो प्राक्कलन समिति का गठन है वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर। वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में किया गया। प्राक्कलन समिति का जो गठन है ये 1950 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। इसमें सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। और प्राक्कलन समिति यानी यह समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए, जो प्राक्कलन समिति है इसका कार्य, समिति का कार्य है संसद के माध्यम से, यानी सरकार द्वारा जो प्राप्त किया गया धन है, धन के व्यय के अनुमान की जांच पड़ताल करती है। और इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो जो लोकसभा समिति है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, लोकसभा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होते हैं। और लोकसभा समिति यानी 15 सदस्य है लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य यानी लोकसभा के द्वारा 15 और जो 7 सदस्य है ये राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। 22 सदस्यों में से 15 सभा लोकसभा के द्वारा और 7 सदस्य राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और ये 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो कौन सा है जो सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा है ये सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। यानी अनुच्छेद 148 के अनुसार, अनुच्छेद 148 में
के अनुसार जो भारत है, भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। यानी अनुच्छेद 148 में दिया गया है, अनुच्छेद 148 में दिया गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। और यह भारत सरकार की रिपोर्ट है राष्ट्रपति को, एवं राज्य सरकार की जो रिपोर्ट है ये राज्य के राज्यपाल को देता है। जो भारत का महालेखा परीक्षक है, ये भारत सरकार की जो रिपोर्ट है ये राष्ट्रपति को, एवं जो राज्य सरकार की रिपोर्ट है ये उसी राज्य के राज्यपाल को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है इनके रिपोर्ट की जो समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है तो ये है, राइट आंसर होगा बी, जो लोकलेखा समिति है। लोकलेखा समिति ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की है जो समीक्षा करने वाली समिति है। और लोकलेखा समिति के बारे में, तो जो लोकलेखा समिति है यह भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षण करने वाली समिति है। यानी भारत सरकार के जो खर्चे हैं उनका लेखा जोखा करने वाली ये समिति है। और इस समिति का गठन, इस जो लोकलेखा समिति है इसका गठन है भारत शासन अधिनियम, यानी भारत शासन अधिनियम जो 1919 है इसके अंतर्गत है। 1921 में इसकी गठन किया गया। 1921 में लोकलेखा समिति का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया। और बात करें लोकलेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष की, तो लोकलेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष है चौधरी श्री अधीर रंजन। चौधरी श्री अधीर रंजन है ये वर्तमान अध्यक्ष है। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करें तो जो लोकलेखा समिति है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। यानी भारत में न्यायपालिका का जो स्वरूप है ये एकीकृत स्वरूप है। एकीकृत स्वरूप है यानी एकीकृत, तो यानी भारत में न्यायिक प्रशासन की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय पर ही है। भारत में जो न्यायिक प्रशासन है इसकी जिम्मेदारी है ये सर्वोच्च न्यायालय पर है। और सभी अदालतें एकीकृत न्याय व्यवस्था से जुड़ी हुई है। जो सभी अदालतें होती है ये एकीकृत न्यायिक जो व्यवस्था है इससे जुड़ी होती है। और सर्वोच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय है ये भारतीय संविधान के संरक्षक है। जो सर्वोच्च न्यायालय है ये भारतीय संविधान के संरक्षक है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है ये सभी अदालतों को मानना होता है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है ये जो फैसला करता है इनको सभी अदालतें हैं ये मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? यानी जो न्यायिक पुनरावलोकन है इसका अधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, उच्चतम न्यायालय को। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। और उच्चतम न्यायालय यानी जो न्यायिक पुनरावलोकन है इसकी उत्पत्ति की बात करें, न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसकी उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है। न्यायिक पुनरावलोकन है इसकी उत्पत्ति है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है। और जो न्यायिक पुनरावलोकन यानी 1803 ईस्वी के अंदर, 1803 ईस्वी में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश थे मार्सन ने मार्बरी बनाए मेडिसन नामक विख्यातवाद में प्रथम बार है ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति पर स्थापना की थी। यानी अमेरिका के अंदर की बात करें यानी न्यायिक पुनरावलोकन है ये 1803 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता? सर्वोच्च न्यायालय है ये कौन सा प्रलेख है ये जारी नहीं कर सकता? तो इसका राइट आंसर होगा ए, निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा जो है ये सर्वोच्च न्यायालय जारी नहीं कर सकता। यानी बात करें तो यानी संघीय न्यायालय के रूप में, संघीय न्यायालय के रूप में 1935 में स्थापना एवं सर्वोच्च न्यायालय के रूप में
यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना बात करें तो संघीय न्यायालय के रूप में इनकी स्थापना हुई थी। सर्वप्रथम है संघीय न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी और स्थापना के बाद यानी सर्वोच्च न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना है ये 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम संघीय न्यायालय के रूप में 1935 ईस्वी में और सर्वोच्च न्यायालय के रूप में 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। और जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी निषेधाज्ञा, यह कानून और न्याय संगत, जो निषेधाज्ञा है यह कानून और न्याय संगत उपाय एक विशेष के रूप में अदालत के आदेश है जो किसी भी पार्टी को विशिष्ट कृत्यों से करने या बचने के लिए मजबूर करता है। यानी यह एक प्रकार का उपाय है जिसका सभी को पालन करना पड़ता है, निषेधाज्ञा का पालन करना पड़ता है, क्योंकि यह अदालत का एक आदेश है या उपाय है जो किसी भी पार्टी को विशिष्ट कृत्यों से करने या बचने के लिए मजबूर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो इसका राइट आंसर होगा यानी 25। भारत में कुल वर्तमान के अंदर 25 उच्च न्यायालय है। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। तथा अनुच्छेद 231 में कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय हो सकता है। यानी 214 अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा एवं अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय भी हो सकता है। और बात करें तो वर्तमान में जो 25वां जो न्यायालय है, 25वां जो उच्च न्यायालय है ये आंध्र प्रदेश के जो कैपिटल है आंध्र प्रदेश की अमरावती, तो अमरावती में स्थापित किया गया है। वर्तमान में 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो जजों का वेतन है ये किससे आहरित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, संचित निधि। यानी सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के जो जजों का वेतन है ये संचित निधि में आहरित होता है। यानी जजों के वेतन भत्ते एवं पेंशन, जजों के वेतन भत्ते एवं पेंशन है ये अनुच्छेद 112 के तहत, अनुच्छेद 112(3) के तहत भारत की संचित निधि पर भारित होता है। यानी संचित निधि है इसमें निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? भारत में जो उच्चतम न्यायालय है इसमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का जो अधिकार है ये किसके पास है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भारत की संसद। यानी भारत की संसद के पास है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है। यानी भारत में जो संसद है, संसद को कानून बनाने का अधिकार है। एवं प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट ने 7 जो है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत यानी 7 जज थे। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे और वर्तमान की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 33 जज है। अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय है इसमें जो न्यायाधीश यानी जजों की संख्या कितनी है तो 33 है और प्रारंभ में पूछ लिया जाए तो इसमें 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है इनकी सेवानिवृत्त है ये आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो 65 वर्ष है।
65 वर्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु है। यानी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो आयु है ये 65 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की 62 वर्ष है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की 62 वर्ष है, और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी 65 वर्ष आयु है, ये सेवानिवृत्ति की आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? भारत का ऐसा कौन सा उच्च न्यायालय है जिसमें न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर होगा ए केरल, बी, इसका राइट आंसर होगा बी। तो जो सिक्किम उच्च न्यायालय है, सिक्किम उच्च न्यायालय है, तो सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है ये सबसे कम है। और सिक्किम में न्यायाधीशों की जो संख्या है ये मात्र 3 है। 3 सिक्किम के अंदर जो उच्च न्यायालय के अंदर है जो न्यायाधीशों की संख्या है ये 3 है। और भारत के बात करें तो सबसे छोटा जो उच्च न्यायालय है ये सिक्किम उच्च न्यायालय है। एवं भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय की बात करें तो जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, ये भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? भारत के किस संघ शासित जो क्षेत्र है इसका अपना उच्च न्यायालय है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो दिल्ली है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय का अपना, यानी दिल्ली जो संघ शासित क्षेत्र है इसका अपना एक उच्च न्यायालय है। और सिर्फ दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। और दिल्ली जो उच्च न्यायालय है इसमें न्यायाधीशों की संख्या 4 है। दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 4 है। और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो 1966 ईस्वी में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? जो पटना उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना है ये कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ए 1916 ईस्वी, यानी 3 फरवरी 1916 ईस्वी के अंदर पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और जो पटना उच्च न्यायालय है इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे सर फैजल अली, प्रथम मुख्य न्यायाधीश है सर फैजल अली। और जो पटना उच्च न्यायालय है इसमें जो स्वीकृत जजों के पद है, स्वीकृत जजों के पद है ये 53 है। और वर्तमान में जजों की संख्या पूछ ली जाए तो वर्तमान में जजों की संख्या है 27, और जो स्वीकृत जजों के पद है इनकी संख्या 53 है। और अगर बात करें तो 8 नए जज और आने बाकी है। तो 8 नए जज आने के बाद जो जजों की संख्या है ये बढ़कर 35 हो जाएगी। यानी 8 नए जज आ जाने के बाद पटना उच्च न्यायालय में नए जजों की संख्या यानी बढ़कर 35 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, इसका राइट आंसर होगा बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, ये भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। और बात करें इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तो इसकी स्थापना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये 1869 यानी 1869 ईस्वी के अंदर, 1869 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी इसकी आगरा में स्थापना हुई थी। आगरा में इसकी स्थापना हुई थी। आगरा में जो स्थापना है उच्च न्यायालय की तो ये 17 मार्च 1866 ईस्वी को हुई थी। आगरा में जो इसकी स्थापना है ये 17 मार्च 1866 ईस्वी में हुई थी। और आगरा से स्थानांतरित किया गया 1869 ईस्वी में, यानी आगरा से इलाहाबाद जो स्थानांतरित है ये 1869 जो ईस्वी 1869 ईस्वी में किया गया। तो इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1869 ईस्वी में हुई थी। और बात करें आगरा में अगर स्थापना की तो 17 मार्च 1866 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करें तो 11 मार्च यानी जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है ये नाम कब दिया गया तो 11
मार्च 1919 ईस्वी को 11 मार्च 1919 ईस्वी को जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, यानी इसका पहले नाम है आगरा उच्च न्यायालय था और इसका नाम बाद में बदल कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय किया गया। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है ये नाम है, ये 11 मार्च 1919 ईस्वी को किया गया। और बात करें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो पदों की संख्या, यानी इसमें पदों की संख्या 160 है, पदों की संख्या 160 है। और वर्तमान में बात करें तो 95 जज है, वर्तमान में इसमें 95 जज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? किन राज्यों में जो है साझा उच्च न्यायालय है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, महाराष्ट्र व गोवा। तो महाराष्ट्र व गोवा में अपना एक साझा उच्च न्यायालय है। और बात करें महाराष्ट्र व गोवा उच्च न्यायालय की, तो इसकी स्थापना है ये मुंबई में, मुंबई के अंदर है, इसकी स्थापना है। ये 14 अगस्त 1862 ईस्वी को हुई थी। मुंबई उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये 14 अगस्त 1862 ईस्वी की हुई थी। और जो महाराष्ट्र व गोवा है ये मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। और मुंबई जो उच्च न्यायालय है इसकी बात करें, पदों की संख्या की बात करें तो इसमें 94 पद दिए गए हैं। मुंबई उच्च न्यायालय में पदों की संख्या 94 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय स्थित है। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये 2001 ईस्वी में हुई थी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2001 ईस्वी में हुई थी। और इसमें पदों की संख्या की बात करें, यानी जज के जो पद हैं इनकी संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ए, नैनीताल। यानी उत्तराखंड जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना नैनीताल में की गई। और बात करें इसकी स्थापना की, तो स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना है ये यूपी पुनर्गठन यानी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम यानी 2000 के तहत हुई थी। जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश जो पुनर्गठन अधिनियम 2000 में हुआ था इसके अंतर्गत हुई थी। और इसमें न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यानी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना है ये 1 नवंबर 1956 ईस्वी में हुई थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी में हुई थी। और जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है इसकी 2 शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं। पहली है इंदौर, पहली शाखा इंदौर और दूसरी है ग्वालियर। पहली है इंदौर और दूसरी शाखा है इसकी ग्वालियर है। और इसमें पदों की संख्या की बात करें तो इसमें पदों की संख्या 53 यानी 53 पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केरल उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जो केरल उच्च न्यायालय है ये कोच्चि में स्थित है। केरल उच्च न्यायालय कोच्चि में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। और बात करें केरल उच्च न्यायालय की स्थापना की, तो इसकी स्थापना भी 1 नवंबर 1956 ईस्वी को केरल उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और इसमें पदों की संख्या 38 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी जो उच्च न्यायालय है इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है ये कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से होती है। जो नियुक्ति है यानी मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ये राज्य के जो राज्यपाल है, राज्य के राज्यपाल के परामर्श से
होती है। यानी संविधान के अंतर्गत 33 न्यायाधीश एवं एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। संविधान के अंतर्गत 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का जो प्रावधान है ये संविधान के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किससे है? यानी जो उच्च न्यायालय है इसके जो क्षेत्र अधिकार है इसे घटाने का एवं जो बढ़ाने का अधिकार है ये किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार है संसद के पास है, संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? यानी जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके आचरण पर जो बहस है ये कहाँ पर की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो आचरण की बहस है ये संसद में की जा सकती है, संसद में की जा सकती है। और जो बहस है ये महाभियोग लगाकर की जाती है। महाभियोग प्रस्ताव को लाकर जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण का बहस है ये संसद के अंदर महाभियोग प्रस्ताव लाकर की जाती है। यानी जब किसी बड़े अधिकारी या प्रशासक है, जब किसी बड़े अधिकारी या प्रशासक पर विधानमंडल के समक्ष अपराध या दोषारोपण होता है तो इसे महाभियोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? यानी एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का जो अधिकार है ये किसको है? तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर है ए, भारत के राष्ट्रपति के पास। यानी किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार है ये भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से उच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश को स्थानांतरित कर सकता है। यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय किसी भी न्यायाधीश को स्थानांतरित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश पद है इस पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी जो लीला सेठ है, लीला सेठ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला है। और बात करें लीला सेठ की तो लीला सेठ 20 अक्टूबर 1930 ईस्वी को 20 अक्टूबर 1930 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश बनने का जो श्रेय मिला था। यानी हिमाचल प्रदेश की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी। 20 अक्टूबर 1930 ईस्वी को लीला सेठ है ये हिमाचल प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। और दिल्ली उच्च न्यायालय की भी पहली जो महिला न्यायाधीश है ये भी लीला सेठ बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन सा जो उच्च न्यायालय है ये किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय है ये एक से अधिक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। और बात करें गुवाहाटी उच्च न्यायालय की तो इसकी स्थापना 5 अप्रैल 1948 ईस्वी को 1948 ईस्वी को गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और इसमें पदों की संख्या की बात करें तो इनमें पदों की संख्या है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अधीनस्थ न्यायालय, यानी उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार है। यानी इसमें एक जिला न्यायाधीश का न्यायालय एवं दूसरा एक
जिला न्यायाधीश का न्यायालय एवं दूसरा मुंसिफ न्यायाधीश का न्यायालय होता है। और ये अधीनस्थ न्यायालय है, ये उच्च न्यायालय के अंदर अधीक्षण करने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है? यानी भारत के अंदर कितने उच्च न्यायालय है जिनकी अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है? तो इसका राइट आंसर होगा सी 4। तो भारत के अंदर 4 उच्च न्यायालय है जिसमें एक से अधिक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में चलित न्यायालय इनका मानपुंज है, यानी भारत में चलित न्यायालय है, ये किसका मानपुंज है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अनुसार भारत में चलित न्यायालय का मानपुंज है। तो दोस्तों आज हमने भारतीय राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपने इस चैनल गुरी एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।